ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो फिर एक 5 प्रश्नों के साथ आरंभ किया जाए। फिर एक बार मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री याद दिलाता हूँ। हम लोग का 4 पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है और पहला पार्ट हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी था, हम लोगों ने बढ़िया से कंप्लीट किया। फिर उपनिवेशवाद दूसरा पार्ट था, उसको 3 चरण में 18वीं सदी का इतिहास 2 चरणों में हम लोगों ने पूरा किया। उपनिवेशवाद का इतिहास 3 चरणों में पूरा किया। फिर हम लोग राष्ट्रवाद पर आए और राष्ट्रवाद का इतिहास भी हम लोगों ने अब लास्ट में चल रहा, सॉरी, राष्ट्रवाद का इतिहास पार्ट 3 भी हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से फिनिश किया। अब हम आ गए स्वतंत्रोत्तर भारत में, जो आप टाइटल देख रहे हैं, और वो हमने चौथा पार्ट है और यह भी हमने लगभग कर लिया है, लेकिन अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है। अभी आपका इस वीक लगेगा। तो और कुछ बच्चे क्वेश्चन आंसर के बारे में मुझे अपने साथ शेयर करें, क्योंकि हम तो आगे भी आपको क्वेश्चन आंसर से सिखाते रहेंगे, तो क्वेश्चन आंसर आप सीख लोगे और तौर तरीका मैं बताता रहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ बच्चे है कि अगर आप थिंकिंग क्रिएचर होगे तभी क्वेश्चन आंसर के साथ जस्टिस कर पाओगे। क्योंकि देखो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अलग होता है, मल्टीपल एमसीक्यू एग्जामिनेशन अलग होता है, लेकिन जो यूपीएससी टाइप का जो क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक होती है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन से आप अंडरस्टैंडिंग में ढलते जाओगे, वैसे ही वैसे आपका परफॉर्मेंस क्वेश्चन राइटिंग में बढ़िया होता जाएगा। केवल आपको इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग में ढलना पड़े। तो माय स्टूडेंट्स, हियर आई एम गिविंग द सजेशन, प्लीज टेक माय सजेशन, एंड सजेशन इज दैट you just try to transform it from information to understanding। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग प्लीज उसको फॉलो करते चलिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला 5 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला प्रांत कौन है? सिलेक्ट करिए। अंकुर, जस्ट आस्क देम, बी फास्ट माय स्टूडेंट्स। ये मध्य प्रांत भी आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक डी असम। यस, आंध्र प्रदेश, यस। मेरा विश्वास था कि आप लोग जरूर करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? बी फास्ट। आरंभ में पहली बार जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो कितनी भाषाओं को? चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। 2, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना मैं स्टूडेंट्स, गलत मत करना। चॉइस नंबर सी है। मेरे स्टूडेंट्स, एक थोड़ा इसमें लोचा है। एक लोचा ये है कि जो
राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन 1953 में हुआ था और 1956 में उसने 14 राज्य बनाए थे। तो मुझे लग रहा था कि इस पर आपकी निगाह नहीं जाएगी, इसमें मैं आपको दोषी नहीं मानता, आपकी निगाह नहीं गई होगी, तो इसको केवल 2 करना उचित लगता है, क्योंकि ये तो 1953 होना चाहिए था जो कमीशन बना था, और ये कमीशन की रिपोर्ट फाइनल जो उसका जो मतलब वर्डिक्ट आया, उसका जो अवार्ड आया वो 1956 में, 1956 में इसका गठन हुआ, लेकिन बन गया था कमीशन, पुनर्गठन का गठन जो हुआ था वो 1953 में हो। कोई बियर है? भाषाई मुद्दे के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत सरकार ने भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की जिसकी अध्यक्षता एस.के. धर ने की, और दूसरा, धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसमें चॉइस को देखिए, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 ना ही 2। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भाषाई मुद्दे से संबद्ध थे? धर आयोग, सी रॉयल कमीशन, बी जेबीपी समिति, डी ए एवं बी। डी, यस, दैट इज करेक्ट। अब मैं स्टूडेंट्स, ये मैप जो मैंने कल प्रॉमिस किया था यही मैप है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको याद होगा कि मैंने बताया था 2 तरह के संघ, एक बताया था मैंने समांगी संघ और दूसरा बताया था मैंने विषमांगी संघ। तो विषमांगी संघ का मतलब है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण जैसे कनाडा है। तो कनाडा में मैंने आपको बताया था कि एक रीजन है जिसका नाम है क्यूबेक। देखो ये क्यूबेक है, इसका स्पेशल स्टेटस है, ये कह रहा है कि हमको सारे से अलग हमको स्टेटस चाहिए, तो इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, तब ये क्यूबेक हुआ है कनाडा का पार्ट। दूसरा देखिए, ये है स्पेन। स्पेन में ये जगह है कैटेलोनिया है और बास्क क्षेत्र है, ये स्पेशल स्टेटस का दावा किया हुआ है। इनको स्पेशल स्टेटस, सॉरी कैटेलोनिया ये नहीं, गलत नहीं, ये बास्क क्षेत्र है और ये है कैटेलोनिया, ये दोनों, इन दोनों का स्पेशल स्टेटस है। जैसे हम लोग कहें जम्मू कश्मीर का और फिर अनुच्छेद 370 और 371 के आधार पर है, उसी प्रकार से इन दोनों के स्पेशल स्टेटस हैं। तो ये मुझे इन्फॉर्म कल करना था। और ये आपका है बेल्जियम, तो इसमें देखेंगे फ्लैंडर्स, ब्रुसेल्स और वालोनिया है, इनमें भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और एक तो इंडिया है जिसमें अनुच्छेद 370 और 371 के करीब है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। नहीं, ये भारत के विशाल भौगोलिक आकार, यही कल मैंने समाप्त किया था। इस पर एक लास्ट में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं कवर करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये जस्ट 1 मिनट। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है। माय स्टूडेंट्स, इसे कल मैं जो भाषाई आधार पर प्रांतों का, जैसे मैंने कल आपको बताया था
कि हम कैसे राष्ट्र बने। हम साधारण ढंग से राष्ट्र नहीं बने, हम बड़ा स्पेशल तरीके से राष्ट्र बने। राष्ट्र बनने के लिए हमें अपना प्रयोग करना पड़ा है। हमने आपको यूरोप का दृष्टांत दिया। देखिए, यूरोपीय मॉडल से अगर हम राष्ट्र बनते तो राष्ट्र नहीं बन पाते। राष्ट्रवाद पश्चिमी यूरोप में सफल हुआ, लेकिन वह पूर्वी यूरोप में यानी और मध्य यूरोप में जाकर फेल कर चुका था। मतलब वहां पर राष्ट्रवाद ने वर्ल्ड वॉर्स को जन्म दिया था, वहां पर राष्ट्रवाद ने अल्पसंख्यक समस्या को जन्म दिया था। तो हम लोग जब एक विशाल काय आकार वाले देश थे, अगर हमारे भारत को आप रशियन रीजन को बाहर कर दीजिए यूरोप से, तो पूरे यूरोप के बराबर हमारा भारत है। और फिर हमें राष्ट्र बनाना था जिसमें इतनी भौगोलिक विविधता थी, इतनी सांस्कृतिक विविधता थी, इतनी सारी विविधताओं को रहते हुए हमें राष्ट्र बनना था। इट वॉज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर अस एंड वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व इट। तो वो तो हुआ, तो उसमें हमने आपको 5-6 फैक्टर्स कल बताए, वो तो आप लोग समझ गए होंगे, वो क्वेश्चन का तकाजा अलग है। लेकिन आज मैं जो आपको क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है कि जैसे भाषाई आधार पर जो प्रांतों का गठन हुआ है, तो ये क्वेश्चन भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन से संबंधित क्वेश्चन है कि जो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हुआ वह गठन कितना उचित और अनुचित। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हुआ, तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब 1920 में ही जब नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसी समय कांग्रेस ने क्षेत्रीय जितने भी क्षेत्रीय सम्मेलन होते थे उस संबंधित क्षेत्र की भाषा में सम्मेलन करना शुरू कर दिया था। और कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि भविष्य में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रेसिडेंसी टाउन्स को भाषाई आधार पर प्रांतों में तोड़ेंगे, मैंने कल बताया था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत डर गया और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का विचार छोड़ दिया। लेकिन पहले उस पर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली स्वतंत्रता के शीघ्र बाद जब इस पर मांग शुरू हुई तो पहले इस मांग पर विचार करने के लिए धार समिति का गठन हुआ। तो 1948 में वही धार समिति जो अभी अभी आपने सॉल्व किया है, उस समिति ने अनुशंसा की नहीं, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन एक सही निर्णय नहीं होगा, यह एक गलत निर्णय होगा। तो धड़ समिति ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो धड़ समिति को रिजेक्ट करने के बाद फिर आंध्र प्रदेश में और भी आंदोलन तेज हो गया। तो फिर धड़ समिति के बाद जेवीपी समिति ने उसका गठन किया। तो जेवीपी समिति का गठन हुआ, उसमें जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, और भी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टापी सितारमैया। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टापी सितारमैया, इन तीनों को मिलाकर एक समिति बनी और इसने भाषाई आधार पर मतलब यह है कि किसी भाषा विशेष के आधार पर राष्ट्र का गठन। तो भाषा विशेष के आधार पर जो राष्ट्र का गठन है, उसने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के एक मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया। अंकुर, इफ यू कैन फाइंड आउट, अंकुर एक क्वेश्चन 2017 में है, वो भाषाई आधार पर प्रांतों का, अगर इफ योर नेट इज वर्किंग देयर you can search this question, that is better if possible. UPSC 2017, and that would be in the राज्य नहीं बल्कि क्षेत्र भाषाई भारत में सांस्कृतिक पहचान का आधार है, ऐसे कुछ है सांस्कृतिक पहचान। तो सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विथ यू। तो क्या हुआ कि फिर जेवीपी समिति ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि एक आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण गांधीवादी थे श्री रामलू, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू किया और वास्तव में उनका डेथ हो गया। तो जब श्री रामलू का डेथ हुआ उसके बाद फिर खलबली मच गई, फिर नेहरू की सरकार झुक गई और फिर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित पहला प्रांत बनाया। और फिर मैंने आपको बताया कि भाषा पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में, उसके अनुशंसा पर 1956 में पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये भाषाई आधार पर गठित हुए। ये मैंने आपको बताया हुआ है कल ही सब कुछ। अब जो आज मैं बताने जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डील करने जा रहा हूं, यह है इनफैक्ट 2014 में जो तेलंगाना का क्षेत्र आप देख रहे हैं, वो तेलंगाना के क्षेत्र में एक मूवमेंट शुरू हो गया, बहुत पहले से हो रहा था और वो बहुत पहले से मांग कर रहा था कि हमें आंध्र प्रदेश से, जैसे उसमें विशाल आंध्रा, मैं आपको थोड़ा सा एक उसका परिपेक्ष बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा।
आप मेंटली अलर्ट हो परिप्रेक्ष्य को समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्चुअली जब देसी रियासतों का विलय हो रहा था तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद के निजाम का विलय भारत के साथ 13 सितंबर 1948 को हो गया था। तो हैदराबाद का विलय 13 सितंबर 1948 को हो गया और हैदराबाद के अंतर्गत ही तेलंगाना का रीजन था। और तेलंगाना के रीजन चूंकि पिछड़ा हुआ रीजन था, तो हैदराबाद का जो निजाम था या निजाम की सरकार के अंतर्गत तेलंगाना को आरक्षण मिलता था। वहां पर एक कानून प्रचलित था, उसको कहते थे मुल्की कानून, और मुल्की कानून के तहत उसे आरक्षण मिलता था, उसे आरक्षण प्राप्त होता था। तो जब तेलंगाना का जब हैदराबाद में जब हैदराबाद का विलय हुआ तो तेलंगाना भी कभी विलय हो गया। तेलंगाना में कम्युनिस्टों का आधार भी शुरू में रहा था। तो अब तेलंगाना तेलुगु भाषी क्षेत्र था, उसमें तेलुगु भाषी लोग रहते थे। बाद में क्या हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 भाषाई समुदाय के लोग थे, 4 अलग अलग भाषाई समुदाय के लोग। जैसे मलयालम भाषी थे, वो केरला राज्य बना उससे। जो कन्नड़ भाषी थे उसे कर्नाटक राज्य बना। तमिल भाषी थे उससे तमिल राज्य बना। और जब तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश उससे अलग हुआ तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सोचा कि जब हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर रहे, उधर तेलुगु भाषी तेलंगाना क्षेत्र पहले से है, वो भी तेलुगु भाषी है, और इधर आंध्र प्रदेश भी तेलुगु भाषी है। तो क्यों ना हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर एक विशाल आंध्र बनाएं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में हैदराबाद के अंतर्गत जो तेलंगाना क्षेत्र था उसको भी आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक विशाल आंध्रा का गठन किया, वही आंध्र प्रदेश था। लेकिन क्योंकि तेलंगाना को वहां आरक्षण मिलता था, वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन जब वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ तो उसकी वो सुविधाएं चली गई। और फिर तेलंगाना को लगता था कि चूंकि खासकर जब आर्थिक उदारीकरण का युग आरंभ हुआ, हालांकि तेलंगाना ने उसी समय से मांग आरंभ कर दी थी कि हमें अलग कर दिए, हमें आंध्र के साथ नहीं जाना, लेकिन उस समय भाषाई आधार पर उनको जोर दिया गया। और खासकर जब आर्थिक उदारीकरण का युग शुरू हुआ 1990 के दशक में, अब विदेशी निवेश भारत आने लगे। तो संयोग ऐसा हुआ कि जो विदेशी निवेश भी जो आए, अधिकांश तटीय आंध्रा में आए, कोस्टल आंध्रा में, और कोस्टल आंध्रा रिच रीजन बन गया, धनी क्षेत्र बन गया। लेकिन वह तेलंगाना में वह निवेश नहीं आया, वह इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में नहीं आया। तो तेलंगाना के लोगों को और भी चुभने लगी बात कि हम तो आंध्रा से बहुत पिछड़ गए और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने लगातार मांग शुरू की कि हमें अब आंध्र प्रदेश से सेपरेट करिए। हमें याद है कि 2014 में अंत में स्थिति इतनी बिगड़ गई 2014 में कि अंत में 2014 में फिर तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, वो एक अलग राज्य मिल गया। तो अब जो विशाल आंध्रा था 2 पार्ट में बंट गया, तेलंगाना और आंध्रा। तो वही, क्योंकि आप देखते हो कि 2014 में वो घटना हुई, तो यूपीएससी तो बहुत ही स्मार्ट संस्था है, जिस समय वैश्विक स्तर पर, अंकुर डिड यू फाइंड और नॉट, नहीं सांस्कृतिक है। आई हैव टोल्ड यू सांस्कृतिक, ये जो संस्कृति का आधार क्षेत्र है न कि राज्य, ऐसा कुछ है। 2017 yes, but just keep it whenever I will demand you will provide me. Okay, my point is just come to the point. अब यूपीएससी तो बहुत स्मार्ट संस्था है, तो यूपीएससी ने तुरंत ये क्वेश्चन बना दिया, जो देखिए, क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया? मतलब क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने भारत की
राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। ये क्यों प्रश्न उभरा? ये प्रश्न इसलिए उभरा कि उस समय तो आप काफी हल्ला कर रहे थे कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, और ये तो भाषाई आधार पर ही गठित प्रांत थे, लेकिन एक भाषा होते हुए क्यों बट गए विकास के नाम पर? इसका मतलब है कि अब आत्म परीक्षण होने लगा कि हम लोगों ने जो 1956 में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का निर्णय लिया था वो गलत है क्या? तो मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, नहीं। तब की स्थिति अब की स्थिति में बहुत फर्क है। देखो, हम लोगों ने आजादी प्राप्त की थी, एक संघात्मक संविधान बनाया था और केंद्र और राज्य के संबंध निर्धारित किए थे। तो कुछ वही स्थिति है जब नई नई शादी होती है तो दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, कहीं हमें दबाया तो नहीं जा रहा है। एक तरह से सेंटर और स्टेट के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट की स्थिति तब कायम नहीं हुई थी, और स्टेट बड़ी शिद्दत से मांग कर रहे थे, साउदर्न स्टेट्स, कि हमें भाषाई आधार पर प्रांत गठित हो। उस समय अगर हम इनकार कर गए होते तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में उठती और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर जाती। जैसे उस समय उनकी वही चाहत थी, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन ही। एक बार जब हमने भाषाई आधार पर प्रांतों के को मान लिया तो हमें जो डर था वो डर मिट गया। पहले हमें डर यह था कि उन क्षेत्रों में क्षेत्रीयतावाद की भावना आएगी, जिसको सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी कहते हैं, और उनमें एक अलगाववाद की भावना आएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अलगाववाद की भावना नहीं, बल्कि मजबूत हुआ, म्यूचुअल ट्रस्ट बना। हमारे जो उनकी जो क्षेत्रीय आकांक्षा वो राष्ट्रीय आकांक्षा में घुल मिल गई, क्योंकि उस समय की वही आवश्यकता थी। लेकिन जैसे कोई आप बचपन में हो तो आप याद करो, अगर जब कभी कोई मिठाई आप लाते थे तो उसमें आप खुश हो जाते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो जब आपको कोई नए कपड़े पहनने के लिए मिलते थे तब आप खुश होते थे। तो उसके बाद और भी बड़े हुए तब सोचने लगे, कोई साइकिल खरीद हुई तब खुश हुए। उससे बड़े हुए तो मोटर बाइक की चाहत हुई, जब मिला तब खुश हुए। और आज की तारीख में जब तक आपको एक प्रेस्टिजियस जॉब नहीं मिलेगा आप खुश नहीं होंगे। तो समय के साथ क्या होता है, लोगों की आकांक्षा भी बदलती है, मांग भी बदलती है, मैच्योर होता जाता है। लेकिन अब हमारे उस समय जो राज्य थे और केंद्र संघ थे, उनके बीच ट्रस्ट स्टेब्लिश नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे, और वो ट्रस्ट बनना बहुत ही आवश्यक था। अब एक बार जब राज्य बना तो फिर चलो विकास के आधार पर बट गया, वो बात दूसरी है। और यहां पर हमारे साथ वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी भाषाई आधार पर। आप देखिए, आप एनसीईआरटी कक्षा 8 की एनसीईआरटी आप खोलिए, हमारे अतीत जो है पार्ट 3, और उसके सबसे बैक पेज में आप जाइए, वहां पर आपको श्रीलंका का फोटो मिलेगा और एक वहां पर श्रीलंका का दृष्टांत मिलेगा। उसमें आपको केस स्टडी में मिलेगा कि जिस समय 1956 में भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो रहा था, उस समय 1956 में श्रीलंका की जो सिंघली सरकार थी, सिंघली सरकार, उसने तमिल लोगों पर जबरन सिंहला भाषा थोप दिया, जबकि तमिल लोग उसको पसंद नहीं करते थे। जबरन सिंहला भाषा थोपा। देखिए श्रीलंका का क्या हाल है, गृहयुद्ध का शिकार हुए। जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो थे, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश बना। तो उसकी मांग थी कि हमको बांग्ला भाषा चाहिए। वो उर्दू भाषा पसंद नहीं करती थी, और पाकिस्तान ने अपनी राजभाषा उर्दू बनाई। और मोहम्मद अली जिन्ना भारत मतलब आजादी के शीघ्र बाद यहां से पूर्वी बंगाल गए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी बंगाल के लोगों को यह सिखाया, यह हिदायत दी कि देखिए, आप लोग जितनी जल्दी उर्दू को भूलकर बांग्ला को भूलकर उर्दू को सीख लीजिए, उतना आपके लिए अच्छा है। परिणाम देखिए, एक सेपरेट नेशन बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला, यही नारा देकर जो पूर्वी बंगाल के लोग थे उन्होंने एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश बना लिया। और तो और छोड़िए, सोवियत रूस में रूसी भाषा, जबकि वहां पर आप डिफरेंट राष्ट्रीयता के लोग थे, डिफरेंट नस्ल समूह के लोग थे, उनकी अवहेलना करते हुए स्टालिन की सरकार ने जबरन उस पर रूसी भाषा थोप दी। परिणाम देखिए, सोवियत रूस विघटित हो गया। वैसी स्थिति में हमने भाषाई आधार पर प्रांतों को गठन करके हमने भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत बनाया। तो हम कैसे मान लें कि हमारी भूल थी? इस क्वेश्चन में क्या स्टैंड लेना है तो क्लियर हो गया, आप पढ़ के बता देता हूं।
क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया? देखो, अब ये क्वेश्चन तो है तो आर्गुमेंटेटिव। अब जानते हो कि आर्गुमेंटेटिव है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट एनफ हो, क्वेश्चन तुरंत पहचान लेते हो। लेकिन आर्गुमेंटेटिव होने के बावजूद मजबूत किया तो नॉर्मली आप कहते नहीं, लेकिन इसमें कहना पड़ेगा हाँ। क्योंकि मैंने क्या कहा कि देखिए, टॉपिक पर भी डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, और वो आपको समय के साथ खुद समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हमने कैसे शुरू किया है। वस्तुतः एक भाषाभाषी क्षेत्र होने के बावजूद तेलंगाना का तटीय आंध्र प्रदेश से पृथक होने की घटना ने भाषाई प्रांतों की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर दिया, तथा स्वाभाविक रूप में यह वैचारिक मंथन आरंभ हो गया कि क्या भाषाई प्रांतों का गठन एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। समझ रहे हो? वस्तु एक भाषाभाषी क्षेत्र होने के बावजूद तेलंगाना का तटीय आंध्र प्रदेश से पृथक होने की घटना ने भाषाई प्रांतों की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर दिया, तथा स्वाभाविक रूप में यह वैचारिक मंथन आरंभ हो गया कि क्या भाषाई प्रांतों का गठन एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। परंतु तथ्यों पर समग्रता से विचार किए जाने की जरूरत है। वस्तुतः स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में गठित हो रहा था जिसका महाद्वीपीय आकार था तथा जहां व्यापक सांस्कृतिक विविधता थी। फिर विभाजन ने संघीय व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया था तथा राज्यों के समानांतर केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रांतों के बीच अपनी भाषाई सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंका उत्पन्न हुई। अब तक वह विभिन्न समूह के लोग ब्रिटिश प्रेसिडेंसी शासन के अंतर्गत दबे पड़े थे, अतः उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ भाषाई सांस्कृतिक पहचान की स्वीकृति भी थी। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार उस मांग को ठुकरा देती तो फिर इस कारण पारस्परिक अविश्वास को बल मिलता तथा वह आपसी तनाव का रूप ले सकता था। ऐसे उदाहरण हम पाकिस्तान और श्रीलंका के संदर्भ में पाते हैं, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह संदेश दिया कि आप जितनी शीघ्रता से बंगाली को भूलकर उर्दू को अपना ले उतना अच्छा है, परंतु इसका परिणाम हुआ 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण। 1956 में जब भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को स्वीकृति मिली थी, सबको ये कर दो, तो गठन को स्वीकृति मिली थी, उस समय श्रीलंका ने तमिल लोगों पर बलपूर्वक सिंहली भाषा को थोपने का प्रयास कर रहा था। श्रीलंका तमिल लोगों पर बलपूर्वक सिंहली भाषा थोपने का प्रयास कर रहा था। अंततः श्रीलंका गृहयुद्ध का शिकार हो गया। वही भारत सरकार ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र एवं राज्य के बीच पारस्परिक विश्वास को बल मिला। जैसा कि आशंका थी कि इससे मिट्टी के लाल, सन ऑफ द सॉइल, मिट्टी के लाल जैसी भावना को बल मिलेगा, वह निर्मूल सिद्ध हो गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुरंगी क्षेत्रीय संस्कृतियां राष्ट्र के राष्ट्रीय संस्कृति में एकदम सॉलिड आंसर है आपका। तो जैसे जैसे कंटेंट आपका क्लियर होता जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर पूरा होता जाएगा। अंकुर, ओके। तो ये आपका भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन वाला क्वेश्चन। उसको राज्य में लाना मुश्किल था क्योंकि वो अभी अंडर डेवलप, केंद्र शासित प्रदेश का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि उसको इंडिपेंडेंट करने पर प्रशासन में कठिनाई होगी, या तो पिछड़ा हुआ होता है या फिर सीमावर्ती क्षेत्र होता है या उसमें कुछ और कठिनाइयां होती है। इसलिए जो केंद्र शासित क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि जब वो एक खास विकास के स्तर पर पहुंच जाएगा या फिर उसमें वो समस्या दूर हो जाएगी तो फिर उसको राज्य में ले लिया जाएगा। हाँ प्रिया, प्रिया तुम्हारा ही क्वेश्चन मैंने डील किया है। प्रिया, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये आपका देखिए। बेस्ट पर आते हैं। थैंक यू पूजा, थैंक यू वेरी मच। अब देखो तुम्हारे डायग्राम में हम लोग कहां पहुंचे हैं, इसमें पहुंचे हैं। अब इसके बाद 2 बच गया है। तो आज पहले इसको डील करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमने जानबूझ के बनाया है कि थोड़ा कमजोर वर्ग के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको डील किया है।
जैसे कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। मतलब कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो चलिए, अब कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कुछ नाम है: अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित वर्ग और पिछड़ी जाति। मतलब जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 1920 और 1930 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बदल गया था, और वो लक्ष्य हो गया था राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी। आपको याद होगा उसी समय, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, एक्चुअली पहले क्या होता, जो राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग मानकर चलते थे कि हम सबका एक मोर्चा होगा और वो होगा ब्रिटिश के विरुद्ध। 1920 और 1930 के दशक में जब समाजवादी विचारधारा आने लगी, तब यह बात पर बल दिया जाने लगा, नहीं, शत्रु एक नहीं है, शत्रु दो है। बाहर ब्रिटिश हैं तो अंदर में भी जो शोषक लोग हैं वो शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि नहीं, यह नहीं चलेगा। अब क्या होगा कि दोनों मोर्चे पर लड़ाई चलेगी। एक लड़ाई ब्रिटिश के अगेंस्ट में चलेगी तो दूसरा भारतीय समाज के शोषकों के अगेंस्ट में भी चलेगी, क्योंकि जो कमजोर वर्ग हैं वो कमजोर वर्ग की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। इसी क्रम में हुआ, अब जैसे अल्पसंख्यक समुदाय है तो अल्पसंख्यक, तो भारत का विभाजन हुआ तो अल्पसंख्यक के प्रति नजरिया बदल गया। जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो संभव था कि अल्पसंख्यक समूह को कुछ और भी रियायतें प्राप्त होती, ये संभव था। लेकिन अल्पसंख्यक समूह को रियायतें इसलिए नहीं प्राप्त हुई कि माहौल बहुत खराब हो गया। भारत की स्वतंत्रता के साथ विभाजन आ गया, आपको याद है। तो स्वतंत्रता के साथ जब विभाजन आया तो बड़ी मुश्किलें आ गई। अब इधर जनसंख्या का ट्रांसफर होने लगा, शरणार्थी आने जाने लगे, तो माहौल देश का बहुत खराब हो गया। मतलब एक तरह से एक ऐसी मन स्थिति हो गई कि उस समय अगर मुसलमानों को कुछ कंसेशन दिया जाता तो बहुत सारे हिंदूवादी संगठन, आप बताइए, थोड़ी सी उन्होंने दिल्ली में दंगे रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए तो राष्ट्रपिता की हत्या हो गई। तो अब इसी से समझिए कि उसमें देश का माहौल क्या था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हिंदुस्तान में आप सोचिए कि उस महात्मा गांधी के हत्यारे के भी सिंपैथाइजर हो सकते हैं। अगर आज की तारीख में कहा जाए तो पूरा का पूरा पेडागोगी चेंज किया जा रहा है, और इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे को भी कुछ न कुछ जस्टिफिकेशन नाथूराम गोडसे के बारे में। आप समझ सकते हैं कि नाथूराम गोडसे गांधी जी पर, नाथूराम गोडसे तो खैर एक उपकरण था, उसके पीछे एक विचारधारा कार्य कर रही थी, और उस विचारधारा का मानना था कि गांधी जी को देश का शत्रु माना क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से सिंपैथी दिखाई। अब उस समय समझ सकते हैं कि संविधान सभा का माहौल क्या है। नेहरू की सरकार को भी सरकार चलाना है, वल्लभ भाई पटेल भी हैं, वो भी, उनके भी हाथ बंधे हुए, और एक तरह से वो भी एक सीमा से अधिक कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनका भी परंपरावादी दृष्टिकोण है। अब ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर संविधान सभा में अल्पसंख्यक समूह को, जैसे पहले यह तय हुआ था कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि पृथक निर्वाचन तो समाप्त कर दिया गया, और पृथक निर्वाचन तो समाप्त होना ही था, हिंदुस्तान का विभाजन हो गया था, और पृथक निर्वाचन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आज ही मैं एक बुक पढ़ रहा था अभिनव चिंतामणि की, वो रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर एक बुक थी, अभी निकली है, 2-3 दिन पहले। तो मैंने कल परसों ही मंगवाया था, तो आज मैं दोपहर में उसको पढ़ रहा था। तो उसमें अभिनव चिंतामणि ने एक लाइन लिखा, मुझे बहुत अपीलिंग लगा। मुझे इसलिए लगा, जो बहुत सदा वल्लगर है, उसने कहा कि पृथक निर्वाचन ने भारत के विभाजन को इसलिए इस प्रकार से बल प्रदान किया। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोग तो काफी समझदार हो चुके हो। उनका ये कहना है कि देखिए, जैसे अगर पृथक निर्वाचन में क्या होता है आपको पता है, कैंडिडेट्स भी अपने ही समुदाय के होते हैं और
वोटर्स भी अपने ही समुदाय के होते हैं। जैसे आज देखिए अनुसूचित जाति का आरक्षण है, अनुसूचित जाति का आरक्षण है तो इसमें क्या है कि वो दलित, अच्छा अनुसूचित जनजाति का, तो उसमें दलित जो आरक्षण है वह आरक्षण तो मतलब कैंडिडेट का है, लेकिन वोटर्स तो कॉमन है सभी जाति के। लेकिन अगर दलित जाति का अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण है, केवल अनुसूचित जाति के लोग ही अगर वोट देने के अधिकारी होते तब ये हो जाता पृथक निर्वाचन। तो उसमें तो दिक्कत यह है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे, हिंदू नहीं। अभिनव चिंतामणि ने एक बड़ा रिमार्केबल बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर वह पृथक निर्वाचन नहीं हो कि मुसलमान अगर कॉमन निर्वाचन में रहते तो जो उम्मीदवार खड़े होते वो चुनाव जीतने के लिए थोड़ा हिंदुओं का भी ध्यान रखते, मतलब कोई ऐसी बात वो नहीं बोलते या उतना संप्रदायवाद को नहीं भड़काते ताकि हिंदू ना नाराज हो जाए, हम चुनाव ना हार जाए, तो डरे रहते थोड़ा। पृथक निर्वाचन मिलने से अब हिंदू वोट से उन्हें कोई मतलब ही नहीं, जो भी करना है मुस्लिम, तो कैंडिडेट भी खड़े होते थे चुनाव में तो खुलकर आग उगलते थे। मेरी बात आप लोग तक पहुंच गई होगी। तो पृथक निर्वाचन तो बड़ा घातक सिद्ध हुआ था देश के लिए। तो स्वतंत्र संविधान सभा ने सबसे पहला काम किया कि पृथक निर्वाचन को समाप्त किया, कहा कि हटाओ पृथक निर्वाचन को। इसने देश को विभाजित कर दिया। और इसमें सबसे सुखद आश्चर्य का विषय है स्वयं मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी पृथक निर्वाचन की वकालत नहीं की, बल्कि उन्होंने भी हटाने में सहायता की, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी। लेकिन अब कुछ लोगों की इच्छा यह थी कि मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, मतलब जितनी उनकी जनसंख्या उतने हिसाब से उनको आरक्षित सीटें दे दी जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ये बात कहने की। फिर कुछ पिछड़े हुए मुस्लिम थे, उनको रोजगार में आरक्षण का तो ऐसे भी आप देखते हैं एक समस्या तो आ ही रही थी संविधान सभा में। जैसे आप देखते हो कि एससी के लिए आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलना ही स्वाभाविक है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि जब तक इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा सरकारी सेवा में तब तक इनका विकास होगा नहीं। तो उनको आरक्षण मिला, लेकिन एससी का स्टेटस तो केवल हिंदू धर्म में था। लेकिन जब इस्लाम में जो धर्मांतरित हो गए अनुसूचित मतलब दलित वर्ग के लोग, तो उनको आरक्षण इस आधार पर नहीं मिला कि इस्लाम में जाति व्यवस्था है नहीं, और दलित वर्ग की पहचान जाति के आधार पर होती, इस आधार पर उनको नहीं मिला। तो एससी को आरक्षण ही नहीं मिला और ओबीसी आरक्षण की कोई व्यवस्था तब थी नहीं, तो ना तो इनको सरकारी सेवा में आरक्षण मिला ना। लेकिन हाँ, अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स में प्रावधान लाए गए और कुछ एक उनके लिए प्रावधान दिए गए जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कमजोर वर्ग में हमने पहले आपको बताया, कमजोर वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित एवं पिछड़ी जाति को लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। हमारी संविधान सभा के समक्ष एक बड़ा दायित्व था कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इस क्रम में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियां एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी थी। फिर अंत में अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा की बात की गई। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण, इनको संरक्षण क्या क्या मिला देखिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए मौलिक अधिकार में प्रावधान लाया गया और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों को के लिए संरक्षण की व्यवस्था है। वही अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है। 29-30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एक राष्ट्र के रूप में भारत की महान उपलब्धि रही। महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात महिला उत्थान कार्यक्रम, स्वतंत्रता के पश्चात महिला उत्थान कार्यक्रम स्वतंत्र सरकार, भारत सरकार की एक प्राथमिकता थी। स्वतंत्रता के पश्चात महिला उत्थान कार्यक्रम स्वतंत्र भारत सरकार की एक प्राथमिकता थी। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू था विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित नियमों में अस्पष्टता। महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए 1951 में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव लाया गया। परंतु अब देखो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा और एक समस्या क्या आई मैं आपको बताता हूं। जब महिलाओं की बात उठी
कि भाई एक कमजोर वर्ग है तो महिला में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि वो भी सदियों से पिसती रही हैं पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत, तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई जो नहीं चल सकी, जो मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक कॉमन सिविल कोड हो, मतलब एक दीवानी संहिता हो, तो नहीं चल सकी। अंत में हिंदू कोड बिल का प्रावधान लाया गया। तो हिंदू कोड बिल में यह लाया गया कि पहले तय यह हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों इस बात के प्रति कृत संकल्पित थे कि लड़की को उतनी ही संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए जितना लड़का को, मतलब लड़का और लड़की में समानता का अधिकार मिले उत्तराधिकार के मामले। तो जब यह बात उन्होंने आगे बढ़ाया पंडित नेहरू ने, द इक्वल प्रॉपर्टी राइट ऑफ मेल एंड द गर्ल चाइल्ड, तो जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हिंदुइज्म के अंतर्गत थे, हिंदू समाज के अंतर्गत, वो मतलब इस बात से नाराज हो गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी नाराज हो गए, वो प्रेसिडेंट थे। तो अब उनको वजह यह थी, उनका ये कहना था कि ऐसे में तो हिंदू परिवार टूट जाएगा, क्योंकि लड़कियां विवाह के बाद प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाएंगी और बराबर की प्रॉपर्टी ये उचित नहीं है। तो पहले नेहरू ने रजिस्ट किया, लेकिन तभी आम चुनाव होने वाला था और संविधान सभा में यह बहस का मुद्दा था। और तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। मैंने आपको बताया कि नेहरू ने जो अपना पहली मिनिस्ट्री का गठन किया था, उसकी एक विशेषता थी, उसमें उन्होंने केवल कांग्रेस के मिनिस्टर्स को नहीं लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जबकि जनसंघ से थे, लेकिन उनको भी अपने मिनिस्ट्री में रखा। पहले हिंदू महासभा से थे, फिर बाद में जनसंघ पार्टी बनाई उन्होंने, लेकिन उनको ये जनसंघ पेरेंटल पार्टी है बीजेपी की, उनको भी मिनिस्ट्री में लिया उन्होंने। खाद्य मंत्री थे शायद, खाद्य और उद्योग मंत्री, और विधि मंत्री बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जबकि वो कांग्रेस के नहीं थे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के साथ खड़े हुए कि भाई लड़की और लड़का का समान संपत्ति का अधिकार मिले। तो फिर अंत में क्या हुआ कि जब कंजर्वेटिव पार्टी ने विरोध किया और चुनाव होने वाला था, तो फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नेहरू से मीटिंग में कहा कि देखिए चुनाव होने वाला है, और अगर आप हिंदू कोड बिल को समर्थन करेंगे और समान लड़के लड़की के विवाह का हिंदू कोड बिल में जो उत्तराधिकार के समान नियम की बात करेंगे, तो आप कांग्रेस कई प्रांतों में हार जाएगी चुनाव, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है वो उससे बहुत सारे हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो अब नेहरू को तो सरकार चलाना था, तो नेहरू पीछे हट गए। नेहरू पीछे हट गए तो इस बात से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत धक्का लगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। और तब एक तरह से जो हिंदू कोड बिल है उसको डाइल्यूट कर दिया गया, उसकी जगह वहीं पर आया है जो यहां पर मैंने बताया है। स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव लाया गया, परंतु समाज के अनेक हिंदू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा भारी विरोध के कारण नेहरू ने इस बिल को तात्कालिक रूप से लागू करने पर लगा दी, तथा बाद में सरकार ने 4 अलग अलग कानून, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मतलब इसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में आया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम, और गोद लेने तथा खर्चा देने संबंधी अधिनियम पारित किया। ये 4 अधिनियम में बांट कर इसको सबोटेज कर दिया गया। अब लड़कियों को कितना संपत्ति का अधिकार दिया गया मैं आपको बताता हूं। हिंदू कोड बिल एक्चुअली, देखो किसने पूछा है, देखो हिंदू कोड बिल एक शब्द है। शब्द इसलिए है कि पहले तुम मेंटली अलर्ट हो ना, मेरी बात को सुन रहे हो। जैसे पहले तय हुआ था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा,
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके एक ही कानून होते, विवाह के, उत्तराधिकार के, संपत्ति के, सभी कुछ का। तो वो होता, उसको कहते समान दीवानी संहिता। तो समान दीवानी संहिता को अंग्रेजी में कहते यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो ये पहले हुआ, लेकिन फिर ये बड़ी मुश्किलें लगी, क्योंकि इसको मुस्लिम के अलग नियम है, क्रिश्चियंस के अलग नियम है। फिर बहुत विरोध का वातावरण हो गया, मुसलमानों में हड़कंप मच गया कि भाई हम कॉमन कैसे स्वीकार करें, हमें दिक्कतें। तो फिर संविधान सभा ने कहा कि इतना लोड लेना ठीक नहीं है, बल्कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ देते हैं और अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देते हैं कि अगर आगे भारत में उचित माहौल बनेगा तो हिंदू कोड भी लागू होगा। अभी तत्काल छोड़ देते हैं, यही तय किया इन्होंने। तो हुआ कि ठीक है, छोड़ देते। लेकिन उसके बदले हुआ कि चलो हम हिंदुओं के लिए अलग बनाते हैं, उसी में सिख, जैन, बौद्ध सब उसी में शामिल होंगे। तो एक्चुअली उसमें सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल है। तो फिर तय हुआ कि भाई हिंदू कोड बिल एक बनेगा जो हिंदुओं पर लागू होगा और उसके नियम बनेंगे, क्योंकि मुस्लिमों का तो अपना, उनका जो शरीयत के, उनका जो नियम था वो पर्सनल, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो चला आ रहा था उसी के आधार पर हुआ, क्रिश्चियन को अपने लॉ के आधार पर हुआ, हिंदुओं के लिए हुआ कि क्योंकि हिंदुओं में भी तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम थे और 80% लगभग जनसंख्या थी। तो इनको एक कोडिंग करने की कोशिश की गई, चलो इनको एक कोड बिल में डाल देते हैं। तो उसी में हिंदू कोड बिल का, उसी को हिंदू कोड बिल कहा गया। लेकिन हिंदू कोड बिल में जो पहले तय हुआ था कि लड़का लड़की दोनों को समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा, जो मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, परंतु ये विफल हो गया, क्योंकि जो रूढ़िवादी हिंदू थे उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तो लड़की का विवाह होगा तो लड़की संपत्ति लेकर अलग हो जाएगी और हिंदू परिवार टूट जाएगा। इसलिए बात खटाई में पड़ गई और उसकी जगह ये 4 अलग अलग हिंदू कोड बिल को ड्रॉप कर दिया गया, उसकी जगह 4 अलग अलग कानून पारित कर दिए गए। पहले एक ही हिंदू कोड बिल में सभी कानून होते, इसमें 4 अलग अलग कर दिए। तो आंसर हुआ इनका क्वेश्चन। तो ये हुआ, ये 4 कानून बने। अब दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए मैं बताता हूं। देखिए, पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने दलित वर्ग के लिए, जिसको दलित वर्ग शब्द का प्रयोग, ये अभिनव चिंतामणि जैसा लिखते हैं कि संभवतः 1917 में गांधी ने सबसे पहले ये प्रयोग शुरू किया था इस शब्द का। लेकिन फिर बाद में चलकर गांधी जी ने 1930 में आकर हरिजन कहना शुरू कर दिया और फिर हरिजन नामक पत्र का भी संपादन आरंभ कर दिया। हरिजन शब्द को लोकप्रियता मिली नहीं। फिर आगे चलकर उसको 1935 का जो अधिनियम था उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग शुरू हो गया। अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो जो शेड्यूल कास्ट है उसमें अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जो अनुसूचित जाति है, जो इसको दलित वर्ग का बोलते हो, उसके अधिकारों को लेकर, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि कम से कम अनुसूचित जनजाति को छुआछूत की समस्या नहीं रही, लेकिन अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइबल्स को, अनुसूचित जाति को तो इस समाज में एक तरह से एक्लूडेड करके रखा गया है, छुआछूत की समस्या को भी झेला है। तो उन्होंने सबसे पहले साइमन कमीशन के सामने मुद्दा उठाया था और आपको याद ही है कि पृथक निर्वाचन की मांग की थी और पृथक निर्वाचन उनको मिल भी गया था 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड में, जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हो, परंतु आगे पूना पैक्ट के आधार पर उसको फिर डायल्यूट करके और उसको फिर एक उन्होंने संयुक्त निर्वाचन को अपना लिया था। लेकिन वो संविधान सभा में इस बात की मांग करते रहे थे कि देखिए, जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है वो आवश्यक है, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से इतने पिछड़े रहे हैं कि उनको आरक्षण चाहिए होगा। उसी क्रम में उनके आरक्षण की बात हुई और फिर जो अनुसूचित जनजाति थे उनके विकास को लेकर भी बात हुई, तो मैं उनके बारे में बताता हूं। तो पहले अनुसूचित जनजाति के लिए उन्होंने आरक्षण की बात की। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक, पहले 10 वर्ष के लिए हुआ कि उनको विधान मंडलों में और सरकारी सेवा में उनके लिए अलग आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के विकास के मॉडल को लेकर थोड़ा सा विवाद था।
कुछ चिंतक ऐसे थे जो ये सोचते थे कि अनुसूचित जनजाति को उनको परिवेश में छोड़ दो, ट्राइबल्स के लाइफ में दखल अंदाजी ना करो। लेकिन कुछ दूसरे आलोचकों का कहना था कि अगर ट्राइबल्स को उनके माहौल में आप छोड़ देंगे, उनके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वे एक म्यूजियम की चीज बनकर रह जाएंगे। म्यूजियम की चीज का मतलब यह हुआ संग्रहालय। संग्रहालय में देखते हो कुछ चीज रखा जाता है, लोग दूर से देखते हैं। आज भी हमको देखते हैं, जैसे अंडमान निकोबार में जाओगे तो वहां पर जरवा जनजाति है। तो जरवा जनजाति है तो जंगल से एक रूट निकला है। तो जंगल से एक रूट निकला है तो बहुत सारे जो टूरिस्ट जाते हैं उनको इसी अट्रैक्शन में ले वो जाते हैं उस क्षेत्र में, तो थोड़ा जरवा जनजाति को नजदीक से देखेंगे। तो अब वो कोई देखने की चीज तो है नहीं, कोई संग्रहालय की चीज तो है नहीं। तो कुछ जो इस तरह की बात करते थे कि उनको उनके परिवेश में छोड़ दिया जाए, तो जो उनके परिवेश में छोड़ देने की बात करते थे वह उनको एक संग्रहालय की वस्तु मानते थे। कुछ कहते थे कि उनको अविलंब इस सिविलाइज जीवन में खींचा जाए, तुरंत उनको खींचा जाए। तो नेहरू उन दोनों के बीच का रास्ता अपना। नेहरू ने कहा कि देखिए, अगर हम उनको पुराने परिवेश में छोड़ देंगे तो संग्रहालय की चीज बनकर रह जाएंगे, जो उचित नहीं है। और अगर उनको हम तेजी से अपने इस सभ्य जीवन में खींचेंगे, तो तेजी से सभ्य जीवन में खींचने पर फिर एक दूसरी समस्या उनके साथ आ जाएगी। वह यह कि अगर हम उनको सभ्य जीवन में तेजी से खींचते हैं तो फिर इस माहौल में वो जल्दी नहीं घुल पाएंगे, क्योंकि बहुत समय तक, लंबे समय तक वो बाहर रह चुके हैं और बहुत सेक्लूडेड लाइफ दे चुके हैं, अलग थलग जीवन जी चुके हैं। तो नेहरू जी का कहना था, पंडित नेहरू का, कि हमको दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है, उनको क्रमिक रूप में धीरे धीरे विकास की तरफ ले जाना है, क्रमिक रूप में। तो यही पॉलिसी बनाई। अब इन दोनों को कुछ न कुछ जो आरक्षण दिया गया है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे दलित वर्ग को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर संविधान में विशेष आरक्षण दिया गया। उनके विकास के लिए केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों को आरक्षित किया गया। फिर सरकारी सेवा में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। आरंभ में आरक्षण 10 वर्षों के लिए किए गए थे, किंतु आगे इन्हें अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती थी जनजातियों के विकास के लिए काम करना। अतः संविधान के अनुच्छेद 46 में जनजाति लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई गई तथा उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। फिर जनजाति विकास के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गईं तथा जनजाति जनसंख्या की बहुलता वाले राज्य में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया। पिछड़ी जाति, खैर पिछड़ी जाति पर बाद में आएंगे, पहले मैं अब आप इनको थोड़ा चुनावी राजनीति आपको बता दूं, फिर पिछड़ी जाति पर आएंगे। देखिए, थोड़ा सा हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो राजनीतिक जीवन है उस पर थोड़ा चर्चा कर देता हूं, तो फिर हम पिछड़ी जाति पर तब आएंगे। देखिए, अच्छा अच्छा, हाँ कविता, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन तुमने किया। मैं धोखे से ये बात कहना भूल गया था, मैं अभी तुमको क्लियर करता हूं। देखो, जैसे पहले क्या तय हुआ था कि लड़का लड़की दोनों को बराबर की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मान के चलो कैसे है, जैसे जो फैमिली प्रॉपर्टी थी, जैसे ये फैमिली प्रॉपर्टी है। कविता सुन रही है ना? कविता ही ने पूछा है ना? तो फैमिली प्रॉपर्टी इस तरह की थी। जैसे फैमिली प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि माता पिता, ओके, और मान लो
पुत्र 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 पुत्री एंड पुत्री। कल्पना करो, मतलब फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें 3 पुत्र है और 2 पुत्री है, और फैमिली प्रॉपर्टी का डिवीजन होना है, तब की बात बता रहा हूं। तो इसमें लगते थे 4 शेयर, 1 2 3 4। अभी इनकी चर्चा मत कीजिए, पुत्री को छोड़ दीजिए, 4 शेयर लगते। तो 1 2 3 4, और अब क्या है कि इन 4 का शेयर लग गया, पुत्री को इनमें डायरेक्ट शेयर नहीं मिला, मतलब ये 3 शेयर, एक शेयर तीनों बेटे को, 1 शेयर माता पिता को। अब माता पिता के बाद माता पिता अपना शेयर जब लगाती, तो फिर उसकी माता पिता की प्रॉपर्टी में एक 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 और एक, मतलब माता पिता जब का जो शेयर होता, उस शेयर में वो एक पार्ट एक एक पुत्र को और एक एक पुत्री को मिलता। अब इसी पर आप हिसाब जोड़ लीजिए कि क्या मिलना है पुत्री को, कितना कम मिलना है। मतलब ये पहला ऊपर के 4 शेयर में तो कुछ नहीं। अब माता पिता, जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 में मान लीजिए 25 25 ये चारों में बट गया, 25 25। तो माता पिता को जो 25 मिला है, उस 25 में फिर 5 बटेगा, तो 5 5 5 5 5, तो 100 में 5 5 उन दोनों बेटियों को मिला। यह है कविता। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 2005 में फिर एक बार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन हुआ, और जब 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन हुआ है, तो जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, तो अब पुत्र और पुत्री को बराबर का शेयर है माता पिता का, जो 1956 में नहीं नेहरू की सरकार कर पाई, वो 2005 में फिर किया कांग्रेस की सरकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ओके, तो ये आपका ये हो। अब मैं कविता के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं आपको यह बताना चाहता कि देखिए, सांप्रदायिक किसने पूछा है, नाम के साथ बोलो। मिस्टर आईएएस लवर, सांप्रदायिक पंचाट आपने वो क्लास किया था कि नहीं हमारा? आप जब आईएएस से इतना लव करते हैं, तो मेरी बात को आप कैसे मिस कर गए? सांप्रदायिक पंचाट में मैंने बताया 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार थी, आपके मैटर में भी दिया हुआ होगा कि जब गोलमेज सम्मेलन 1930 पहला हुआ, 1931 दूसरा हुआ, 1932 तीसरा हुआ। जब 1932 का जब सम्मेलन हुआ, तो उसके तब तक गांधी जी ने इधर सविनय ज्ञान आंदोलन छेड़ रखा था, तो उनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल महाराष्ट्र में वो कैद थे, और इधर तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर गए और सरकार को प्रभावित करके, और उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन ले लिया। 1932 में जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार ने, उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार ने मुसलमानों के साथ साथ दलित वर्ग को भी आरक्षण घोषित कर दिया। तो मुसलमानों के साथ साथ उसने दलित वर्ग को भी, मतलब सॉरी, पृथक निर्वाचन, दलित वर्ग को भी उसने पृथक निर्वाचन दे दिया। इसी पर महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, और अंत में फिर सरकार को अपने निर्णय बदलने पर। यही मैंने बताया। मिस्टर अंकुर ओके है? और तो मैं आपको बता रहा था कि अब मैं आपको ले चलता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन पर। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ यह हुआ कि वो बहुत, मतलब दलित वर्ग के उत्थान के लिए गांधी जी के साथ उन्होंने बड़ी प्रतिस्पर्धा की, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी के कारण कांग्रेस को ज्यादा लोकप्रियता दलित वर्ग में थी अपेक्षा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन काल में
उनको चुनावी सफलता नहीं। और इसका एक बड़ा कारण था कि वो बुद्धिजीवी थे, वो विधानमंडल में स्पीच देते थे, ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करते थे, और लेख और पत्र पत्रिकाएं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, तो न्यायालय में भी मुद्दा उठाते थे, लेखों में, मतलब पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते थे। इन कॉमन मासेस में वो नहीं जा पाते। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में महारों पर तो उनका पकड़ था, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर उनकी पकड़ नहीं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भारत की आजादी का जो 1951-52 में जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ, उसमें उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं भी चुनाव हार गए थे। और मैं आपको बताऊं कि एक बिहार के दलित वर्ग के नेता थे जिनका नाम था बाबू जगजीवन राम। वो बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान रही और बिहार के दलित वर्ग पर अच्छी पहचान और काउ बेल्ट में उनकी अच्छी पहचान बनी हुई थी। और कांग्रेस को अच्छी खासी दलित वर्ग की सीटें दिलवा देते थे और कांग्रेस ने दलित वर्ग की अधिकांश सीटें जीत ली थी प्रथम आम चुनाव में। जो अनुसूचित जाति की जो सीटें थी, अनुसूचित जाति की सीटों को दिलवाने में एक बहुत बड़ा रोल बाबू जगजीवन राम का था। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 1952 में, जब 1951-52 का चुनाव हार गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने, मतलब राजनीतिक जीवन से तो निराशा ही उनको मिली और उधर उनको यह लगा कि भाई दलित वर्ग के साथ न्याय नहीं मिल पाएगा हिंदू समाज में। उन्होंने 1956 में, 56 में तो डेथ ही हो गया, 1956 में ही उन्होंने महारों को, महाराष्ट्र के महारों को कहा कि आप लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध पंथ को अपना लीजिए। तो उनके इस बात पर 5 लाख महारों ने बौद्ध पंथ को अपना लिया। तो 5 लाख महारों ने बौद्ध पंथ को अपना लिया। हालांकि जब वो बौद्ध पंथ में चले गए तो बहुत समय तक आरक्षण से वंचित हो गए थे न्यू बुद्धिस्ट लोग। तो फिर जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो उन्होंने उसमें उनको फिर इस एम्बिट में लिया था। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि इस तरह से भीमराव अंबेडकर का 1956 में ही डेथ हो गया। उन्होंने कुछ लेटर्स छोड़े थे, तो उसी लेटर्स को आधार बनाकर कुछ उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने महाराष्ट्र में एक रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था। और जो महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी है उसको भारत में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र के जो लोकल चुनाव थे उसमें रिपब्लिकन पार्टी को सफलता भी मिली थी। लेकिन चूंकि रिपब्लिकन पार्टी अपने आप को चुनावी राजनीति और सत्ता में उलझाने लगी थी, इसलिए उससे एक फैक्शन टूट गया और वो फैक्शन टूटकर, और तब उसने एक, मतलब एक उन्होंने पीपुल्स पैंथर्स पार्टी बना दी। तो उन्होंने महाराष्ट्र पैंथर्स, जो पैंथर्स पार्टी बनाई, वो पैंथर्स पार्टी काफी उग्र और रेडिकल पार्टी थी। आगे चलकर पैंथर्स पार्टी का भी विभाजन हो गया और वो भी धीरे धीरे उसमें से एक पार्टी चुनावी राजनीति की तरफ चली गई। तो फिर धीरे धीरे 1980 में कांसीराम जो थे उन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उसी कांसीराम का उत्तराधिकारी बनी मायावती। तो मायावती को काफी चुनावी सफलता भी मिली थी। आश्चर्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उतनी नहीं मिल पाई थी। तो मायावती को चुनावी सफलता भी मिली। आप जानते हैं कि यूपी की चीफ मिनिस्टर भी बनी। तो फिर धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में लिपट गई, बहुत सारे, मतलब एक तरह से पावर इक्वेशन बनाने लगी। तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि फिर एक और, मतलब अनुसूचित जाति के नेता का उद्भव हुआ, तो आप लोग जानते ही होंगे, तो चंद्रशेखर आजाद। तो फिर उन्होंने आजाद समाज की स्थापना की, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। इस तरह से अभी तक, अच्छा, दक्षिण भारत की जो दलित राजनीति है उसने अलग दिशा ले ली। तो एक तरह से आप समझिए तो अनुसूचित जाति जनजाति में इसी तरह से पार्टियां बनती रही और चुनावी राजनीति में भी हिस्सा लेते रहे। कुछ लोग रहे जो चुनावी राजनीति से अलग होकर एक सामाजिक आंदोलन भी आरंभ करने का प्रयत्न किया। लेकिन चलिए, पिछले 7 दशकों में बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति सुधरी है। लेकिन अफसोस यह है कि गांव में उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई है। वो जो शिक्षित अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन्होंने ही
अधिक सफलता आरक्षण की पाई है, अधिक लाभ मिला है। लेकिन जो अभी भी गांव में आप जाओगे तो निर्धन लोग हैं, उनको आरक्षण के विषय में बहुत जानकारी भी नहीं है, उससे वो अवसर भी नहीं उठाया है। उनको फायदा तब होता जब भूमि सुधार होता। भूमि सुधार का मतलब होता कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ, वहां तक तो ठीक है। तो जमींदारी उन्मूलन से लाभ मध्यवर्ती जातियों को मिला, क्योंकि पहले क्या था कि मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था बताई थी। तो जमींदार में क्या था कि भूमि के स्वामी जमींदार होते थे और जो खेतिहर होते थे भूमि के स्वामी नहीं होते थे, परंतु बहुत संपन्न खेतिहर भी थे, जैसे यादव थे, कुर्मी थे, वो बहुत खेत जोतते थे, परंतु भूमि के मालिक नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो भूमि के मालिक बन गए, तो उनकी स्थिति तो सुधर गई, उनका इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर गया और लैंड होल्डर्स भी बन गए। अब दलित वर्ग को फायदा क्या मिलता, क्योंकि जो मध्यवर्ती जातियां थी वो अधिकतर मध्यवर्ती जातियां अधिकतर काम करती थी, वो छोटे किसान के रूप में काम करती थी। लेकिन जो दलित वर्ग के लोग थे पहले, जिसको अनुसूचित जाति आप बोलते हैं, वो अधिकतर कृषक मजदूर के रूप में काम करते थे। तो उनको फायदा तब होता जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ और फिर जिनके पास अतिरिक्त भूमि है उनसे भूमि को छीनकर और निम्न जाति के बीच अगर भूमि का वितरण हो गया होता तब उनको फायदा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इस फायदे से वो वंचित रह गए। अब आते हैं पिछड़ी जाति पर। देखिए, जब संविधान सभा में जब बैठक चल रही थी तो यह हुआ कि भाई चलिए अनुसूचित जाति को तो आरक्षण मिले, लेकिन क्या अनुसूचित जाति के अलावा पिछड़ी जाति की पहचान हो? तो नेहरू इसके खिलाफ थे। नेहरू का कहना था इस तरह से हम जाति पहचान पर ज्यादा बल देंगे तो इससे क्या होगा कि भारत में इससे एक तो आरक्षण के पक्ष में बहुत नहीं थी कि एक तो उनको लगता था कि गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा, कार्यों की गुणवत्ता पर। दूसरा उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर हम इस तरह से जाति पहचान पर ज्यादा बल देंगे तो जाति पहचान यहाँ मजबूत होगी और उससे सामाजिक संबंध कमजोर पड़ने लगेंगे और इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों में कमजोरी आएगी। तो उनकी अलग धारणा थी। वो आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे थे, जो मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो मुख्य रूप से आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे थे। तो उनका मानना यह था कि हम आर्थिक विकास को उस स्तर पर पहुंचा देंगे तो आर्थिक विकास नीचे तक छन छन कर आएगी और जो समाज में जाति व्यवस्था है खुद टूट जाएगी। जो आर्थिक प्रगति है वो जाति व्यवस्था को तोड़ देगी। वो इसी गलतफहमी में थे कि जाति व्यवस्था को जो आर्थिक विकास है वो कमजोर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उनके समय में 1955 में एक कमेटी गठित हुई पिछड़ी जाति की पहचान की। उस कमेटी का नाम था काका कालेलकर समिति। जब आप उस पिछड़ी जाति की पहचान को देखोगे तो काका कालेलकर समिति। तो काका कालेलकर समिति 1955 में गठित हुई थी। इसने कुछ जातियों की पहचान की। हालांकि इनका पैरामीटर्स को सही नहीं माना गया। जो पिछड़ी जाति का जब इन्होंने अन्य पिछड़ी जातियां की जब घोषणा की तो अन्य पिछड़ी जातियों में उन्होंने मतलब रूढ़िवाद, जो अंधविश्वासी लोग थे उनको भी पिछड़ी जाति में घोषित कर दिया, पिछड़ी जाति करार दे दी। तो एक बार मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा था तो बड़ा दिलचस्प बात हमको मिली। आई माई सेल्फ इज सरप्राइज, मुझे हंसी आई, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभिनव चिंतामणि ने लिखा है कि काका कालेलकर समिति जब पिछड़ी जाति की पहचान कर रही थी, इसने जो अंधविश्वास में जो लोग जीते हैं उनको भी पिछड़ी जाति में घोषित कर दिया। तो उन्होंने, अभिनव चिंतामणि ने उदाहरण दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने यह मुद्दा रखा था 15 अगस्त को जब भारत को आज़ादी मिली और जब संविधान लागू होने वाला था तो उन्होंने कहा था नेहरू को कि देखिए ऐसा है, मैंने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि संविधान किसी अच्छे दिन लागू होना चाहिए, इसलिए ज्योतिषी से कांटेक्ट करिए और जो एस्ट्रोलॉजर किसी अच्छी तिथि को, ज्योतिषी किसी अच्छी तिथि निर्धारित करे उसी तिथि को संविधान लागू हो। इस पर अभिनव चिंतामणि ने कहा कि तो इस तरह तो काका कालेलकर समिति के पैरामीटर पर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पिछड़ी जाति में आ जाते। तो उनका ये कहना है कि इनका पैरामीटर भी सही नहीं था और नेहरू की सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया तो इसकी चर्चा ही बंद हो गई आरक्षण की, पिछड़ी जाति आरक्षण। हालांकि इससे एक हुआ कि एक अखिल भारतीय बैकवर्ड कास्ट
मतलब एसोसिएशन का गठन हुआ, मतलब अखिल भारतीय पिछड़ी जाति संगठन का निर्माण किया गया, क्योंकि इससे लोगों में जाति निम्न जाति में ये बात आई कि पिछड़ी जाति में कि हमारा भी एक आरक्षण मिलना चाहिए। और पिछड़ी जाति के आरक्षण के मुद्दे को राम मनोहर लोहिया ने भी उठाया, तो उससे भी कुछ उसको प्रोत्साहन मिला। अच्छा हाँ, देखो इसका अनुशंसा जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आई है 55 में, सही तुमने कहा। जब ये बना था वो 53 में बना था, 1953 में इसका गठन हुआ था, लेकिन ये रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई वो 1955 में हुई है। तो मैं रिपोर्ट वाली तिथि तुमको दे दिया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1953 सही है, उसको चेंज मत करना। तो ये समिति अब इसके बाद ठंडे बस्ते में नेहरू की सरकार ने डाल दिया। अब क्या हुआ कि इसी बीच धीरे धीरे मतलब जमींदारी उन्मूलन हुआ 1949 में, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 1951 में जमींदारी उन्मूलन करने के होने के बाद मध्यवर्ती जातियां थी, जिसमें मध्यवर्ती जातियां जो थी, जैसे जो लैंड होल्डर्स जातियां थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। और फिर 1970 के दशक में और 1980 के दशक में हरित क्रांति में तेजी आई। तो हरित क्रांति जब आगे बढ़ी 1970 के दशक में, तो उससे जो मध्यवर्ती जातियां थी, वैसे भी वो वुमेन्स फार्मर थी, मेहनती किसान थे, तो वो लोग की आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हुई। तो बच्चे को पढ़ाने लगे अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में। तो अब उनको सरकारी सेवा की आवश्यकता हुई। और तब तक आप 1980 के आपने देखा ही है कि 1990 के दशक तक 1980 के दशक तक धीरे धीरे हंग पार्लियामेंट की स्थिति आने लगी। 1980 के दशक में उनका राजनीतिक हंग पार्लियामेंट 1990 के दशक में आई है। 1980 के दशक में उनका राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया और सभी पॉलिटिकल पार्टी ललचाई दृष्टि से देखने लगी कि उनको हम अपना वोटर्स बना ले। इसी क्रम में क्या हुआ था कि श्रीमती गांधी के समय एक जनता पार्टी की सरकार गठित हुई थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पिछड़ी जाति को आरक्षण देंगे। वही जनता पार्टी की सरकार 1977 में गठित हुई, तो उसने मंडल आयोग का गठन किया। तो मंडल आयोग का उसने गठन किया, लेकिन मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट 1900 बीपी मंडल ने उसने कुछ जातियों की पहचान की, अच्छी खासी 45 या 4600 जातियों की। लेकिन जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की तब तक वो सरकार ही गिर गई। तो 1980 में उसने जो रिपोर्ट प्रकाशित की तो श्रीमती गांधी को रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। तो श्रीमती गांधी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और पड़ी रहे। राजीव गांधी की सरकार आई, उसने भी इसको नहीं छुआ। अब आपको पता चलेगा कि 1985 से 1989 तक राजीव गांधी की सरकार आई। 1989 में उनके विरुद्ध विद्रोह किया एक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और उन्होंने 1990 में एक जनमोर्चा गठित किया। और जनमोर्चा कई पार्टियों का समूह मिला के उन्होंने चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो बहुमत तो उनको नहीं मिला खैर, लेकिन कई पार्टियों का गठबंधन मिला के उन्होंने सरकार बनाई। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि हम मंडल आयोग को लागू करेंगे। हालांकि उन्होंने भी मंडल आयोग को लागू नहीं किया था। तब तक क्या हुआ कि पार्टी में कुछ इस तरह से फूट पड़ी, और एक देवीलाल थे हरियाणा के, वो जब सेकेंड मैन थे, वो प्रधानमंत्री थे, तो उनसे बीपी सिंह का मतभेद हुआ। तो देवीलाल से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने 7 अगस्त 1990 को अचानक से मंडल आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इस तरह से मंडल आयोग का आरक्षण, पिछड़ी जाति आरक्षण भारत में लागू हो। इस प्रकार से पहले SC/ST को मिला था, फिर पिछड़ी जाति आरक्षण भी लागू हुआ। अब तो खैर बहुत आगे जाओगे तो 10% EWS भी लागू हो गया। इस तरह से आरक्षण चलता रहा। तो मैं यही पिछड़ी जाति के बारे में बताना चाहता था। और काका कालेलकर समिति 1953 बिल्कुल सही है, आप इसको रहने दो। और स्वतंत्रता के 50 भारत में विशाल भौगोलिक आकार, ये सब तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, ये करवा ही चुका हूँ। अब कल देखता हूँ एक क्वेश्चन, कल मैं आपको ये इकोनॉमी बढ़िया से डिस्कस करूंगा, और देखता हूँ अगर एक आध क्वेश्चन होगा तो कल डील करूंगा। इकोनॉमी कल मैं अच्छे से इसको करता हूँ। ये एक बड़ा सा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझे नेहरूवादी आर्थिक मॉडल ढंग से आपको समझाना है। तो चलिए कल मिलते हैं हमारे स्टूडेंट्स, और आप लोग इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ढंग से कल समझाऊंगा, और फिर देखता हूँ कोई क्वेश्चन होगा तो डील करूंगा।